गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मौर्यकाल की क्लास जो हमारी हुई थी लास्ट वाली, वो 7 वीडियोस आप लोगों ने देख लिए थे और आज जो क्लास है इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। प्रयास ये रहेगा कि क्लास थोड़ी लंबी लेंगे आज की। मौर्यकाल जो है उसको समाप्त करेंगे। अभी हम लोगों को मौर्यकाल में सामाजिक संगठन यानी मौर्यकाल का जो समाज था वो किस स्थिति में था इस पे चर्चा करनी है, और साथ ही मौर्य काल में जो आर्ट एंड कल्चर थी उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो सेशन रहेगा वो पूरे तरीके से मौर्य काल पे ही रहेगा। तो मौर्य काल स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। प्रयास रहेगा कि ये अंतिम वीडियो हो मौर्य काल का। सबसे पहले बात करते हैं मौर्यकालीन समाज को लेकर के। तो देखिए, मौर्यकालीन जो समाज है इसकी जानकारी के जो सोर्स मिलते हैं आपको, या तो मौर्यकाल के समाज के बारे में आपको अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है, या मैगस्थनीज की इंडिका इसका सोर्स रहेगी, या फिर अशोक के जो अभिलेख थे वो इस चीज का सोर्स रहेंगे। यानी कि अशोक के अभिलेखों से भी, इंडिका से भी और अर्थशास्त्र से, तीनों से ही हमें क्या मिल जाता है, मौर्यकालीन समाज के बारे में विवरण मिलेगा। कौटिल्य ने क्या किया, कौटिल्य ने धर्मशास्त्रों की भांति वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। सामाजिक संगठन का आधार माना है। कौटिल्य कहता है कि जिस प्रकार से समाज का संगठन धर्मशास्त्रों में वर्ण व्यवस्था के आधार पर था, वैसे ही वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमारा समाज भी था, यानी मौर्यकालीन समाज भी हुआ करता था। वर्णों के जो व्यवसाय थे इस काल में, वर्णों के व्यवसाय निर्धारित थे, जिनका पालन करना आवश्यक था, जिनका पालन करना आवश्यक था। मौर्यकालीन समाज में कौटिल्य कहते हैं कि वर्णों के जो व्यवसाय थे, वर्ण व्यवस्था सामाजिक संगठन का आधार थी, और वर्णों के व्यवसाय जो है वो फिक्स हुआ करते थे, निर्धारित हुआ करते थे। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था में। तो ब्राह्मणों की जो स्थिति थी वो क्या थी भाई? ब्राह्मण जो है वो बौद्धिक और धार्मिक कार्य करते थे। क्या करते थे? ब्राह्मणों का जो कर्तव्य था वो या तो बौद्धिक कार्य करना, या फिर उनका काम था धार्मिक कार्य करना। ब्राह्मण क्या करेंगे? बौद्धिक या धार्मिक कार्य करेंगे। ब्राह्मण एज इट इज बौद्धिक और धार्मिक कार्य में शिक्षकों की भांति या फिर पुरोहितों की भांति कार्य करते थे। इनके लिए क्या होता था? शिक्षक या पुरोहितों के लिए, जो ब्राह्मण वर्ग से होते थे, राजा के द्वारा इनको करमुक्त भूमि दी जाती थी। करमुक्त भूमि दी जाती थी, और ये जो भूमि होती थी वो ब्रह्मदेय कहलाती थी। क्या कहलाती थी? ब्रह्मदेय कहलाती थी। ये ब्राह्मणों का कॉन्सेप्ट था मौर्यकाल के समाज में। इसके बाद बात करेंगे क्षत्रिय जो व्यक्ति थे, सेकंड नंबर के। वर्ण व्यवस्था वही थी। क्षत्रियों का जो रोल था इस समाज में वो क्या था? क्षत्रिय राजकाज, प्रशासन या सैनिक का काम देखेंगे। राजकाज का काम देखते थे, सैनिक काम देखते थे, या फिर वो प्रशासन का काम देखते थे। ये क्षत्रियों का रोल था। वहीं बात करें थर्ड ऑप्शन में वैश्यों की, तो वैश्यों की जो स्थिति थी मौर्य प्रशासन में
वो व्यापार और कृषि कर्म तक सीमित थी। व्यापार एवं कृषि कर्म, ठीक है। और चौथे नंबर पे बात करें शूद्रों की स्थिति को, तो देखो शूद्रों की जो स्थिति थी, शूद्र, इनकी स्थिति में इस काल में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है। महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ शूद्रों की स्थिति में। अब बात करते हैं कि वो महत्वपूर्ण परिवर्तन जो शूद्रों की स्थिति में हुआ, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था शूद्रों के लिए। तो एक तो क्या हुआ कि शूद्रों का जो प्रारंभिक काम हुआ करता था वो शिल्प कला एवं इनकी जो भी वृत्ति थी, शिल्प कला एवं इनकी जो भी वृत्ति थी, ठीक है, शिल्प कला एवं वृत्ति, वृत्ति का मतलब एक तरीके से यहां पे हम लोग सेवा वृत्ति कह सकते हैं कि ये जो काम करते थे, अब तक ये क्या कर रहे हैं, केवल शिल्प कला और सेवा वृत्ति का काम कर रहे हैं। इसके अलावा इस कार्य में इनके साथ इस काल में एक नई घटना घटित होती है शूद्रों के साथ में। इनको क्या मान लिया गया, वार्ता का अधिकारी मान लिया गया। इनको शूद्रों को वार्ता का अधिकारी माना गया है। अब वार्ता का अधिकारी मानने के पीछे एक रीजन ये भी आएगा कि वार्ता में मैंने आपको बताया था कि कृषि प्लस पशुपालन प्लस व्यापार वाणिज्य, ये तीनों चीजें मिलकर वार्ता कहलाती हैं। वार्ता का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की जीविका चलाने का साधन। क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति की जीविका चलाने का साधन। तो शूद्रों को अब तक के काल में इस प्रकार के कार्य के लिए नहीं जाना जाता था। शूद्र केवल और केवल क्या कर रहे थे, यहां पर शिल्प कला से संबंधित या अपने सेवा काम से संबंधित वर्क ही कर रहे थे। लेकिन स्पेशली इस काल में क्या हुआ, शूद्रों को वार्ता का अधिकारी मान लिया गया। वार्ता का अधिकारी मानने के पीछे इन द सेंस एक रीजन आता है निकल करके कि जब नई बस्तियों का बसाव शुरू हुआ इस काल में, तो पहली बार आपको ये चीज दिखाई देगी, शूद्रों को अलग से जमीन अलॉट की गई। ठीक है, मौर्य काल में नई बस्तियों में पहली बार शूद्रों को जमीन दी गई। पहली बार शूद्रों को जमीन दी गई, जमीन दी गई। एक्चुअली कौटिल्य ने क्या किया, आर्यों की स्थिति में गिन लिया, किनको, शूद्रों को, और नई जमीन दी गई और इनको आर्य मान लिया, और जमीन दी गई, इनको आर्य मान लिया, एवं दास बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। कि शूद्रों को दास नहीं बनाया जा सकता। स्पेशली कौटिल्य ने इनको आर्य शूद्र कहा है। क्या कहा है, आर्य शूद्र की संज्ञा दी है। तो ये आप देखते हैं कि समाज में जो वर्ग सेवा कर रहा है उसको अधिकार मिलना शुरू हो गया। अब जब उसको अधिकार मिलना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है जब आप उन अधिकारों को छीनने का प्रयास करेंगे तो समाज में जो स्थितियां हैं वो तनावपूर्ण पैदा होगी, और आगे के कालों में जाकर के हमें देखने को भी मिलेगा सामाजिक तनाव। स्पेशली मौर्योत्तर काल में, गुप्त काल में जो स्थिति थी वो कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी। तो शूद्रों की स्थिति में यह परिवर्तन आया। इसके अलावा क्या होता है कि कौटिल्य ने पेशेवर जातियों जैसे कि कोई धोबी है, नाई है, या इस प्रकार का कोई जुलाहा है, कोई कर्मकार है, जो इस टाइप के काम कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर पेशेवर जाति बन गई, तो उनको ही वहां तक सीमित रखा। बाकी लोगों को क्या मान लिया,
आर्य मान लिया, उनको दास नहीं बनाया जा सकता। तो कौटिल्य ने वर्ण संकर जातियों और पेशेवर जातियों, ठीक है, वर्ण पेशेवर जातियों एवं वर्ण संकर जातियों को ही शूद्र माना है। ठीक है, तो एक तो वर्ण संकर स्पेशली कौटिल्य के अनुसार शूद्र हो जाएंगे, और एक पेशेवर जाति, पेशेवर जातियों में अब वो जातियां आ जाएंगी जो सेवा कार्य कर रही हैं। जैसे यहां पर हम किन्हीं चीजों की बात करें, नाई हो गया, धोबी हो गया, जुलाहा हो गया आदि। तो ये क्या है, पेशेवर जातियां हो गई जिनका काम क्या है, समाज की सेवा करना है। तो ये लोग ही शूद्र वर्ण में रहे, बाकी इसके अलावा वर्ण संकर जातियों को कौटिल्य ने शूद्र माना, और इसके अलावा जितने व्यक्ति थे उनको शूद्र की श्रेणी से हटा करके उनको वार्ता का अधिकारी मान लिया। ये शूद्रों की स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें इस काल में दिखाई देता है। अशोक के अभिलेखों में हमें चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है। यानी कि जो समाज में चार वर्णों की स्थिति है ना, वो अशोक के अभिलेखों में आपको दिखाई नहीं देगी। वहां केवल आपको ब्राह्मण और श्रमण दो स्थितियां दिखाई देती हैं, दो वर्ण मिलते हैं, केवल दो का उल्लेख है, केवल दो का उल्लेख है। नंबर एक ब्राह्मणों का और नंबर दो श्रमणों का। तो केवल और केवल अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं तो ब्राह्मण और श्रमण आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार समाज में दिखाई देती हैं। वहीं हम बात करें मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज ने जो विवरण दिया वो विवरण कैसा है, अन्य विवरणों से भिन्न है। कैसा है, अन्य विवरणों से भिन्न है। कारण क्या है भिन्न होने का, कि इसने भारतीय समाज को सात जातियों में विभक्त बताया है। कौटिल्य की बात करें तो वो चातुर्वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, अशोक के अभिलेखों की बात करें तो वो केवल और केवल किसकी बात करते हैं, ब्राह्मण और श्रमण दो की बात करते हैं, और मेगास्थनीज की बात करें तो वो सात जातियों में विभाजित बताता है, जिसमें फर्स्ट आपके किसान थे, सेकंड आपके दार्शनिक थे, ठीक है, थर्ड नंबर की बात करें तो पशुपालक थे, फोर्थ नंबर की बात करें तो शिल्पी एवं कारीगर लोग थे, ठीक है, फिफ्थ नंबर की बात करें तो योद्धा एवं सैनिक थे, छठवें नंबर की बात करें तो निरीक्षक थे, ये अधिकारी वर्ग में आ गए, और सातवें नंबर की बात करें तो वो सभासद कहता है, जिन्हें पार्षद भी कहा है इसने। आपको दिखाई देगा कौटिल्य ने समाज का जो वर्गीकरण उपलब्ध करवाया वो इन सात जातियों में वर्गीकरण दिया है। कौटिल्य के अलावा अगर हम बात करें अन्य यूनानी लेखकों की, जिसमें डियोडोरस है, एरियन है, स्ट्रेबो है, इस सब मिलकर के कहते हैं कि भारत में दास प्रथा भी नहीं थी, जो कि गलत है। तो अब हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लेंगे वो दासों से संबंधित लेंगे। हमारा अगला कॉन्सेप्ट दास के लिए रहेगा। दासों के बारे में बात करें तो एरियन, स्ट्रेबो आदि अन्य यूनानी लेखकों
एवं मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। जो कि गलत है, हम इसको गलत मानते हैं। देखिए, हम बात करें तो सैंधव सभ्यता में भी आपको दासों की स्थिति मिलेगी। ऋग्वेद में दासों का प्रथम उल्लेख मिल जाता है। तमाम बौद्ध ग्रंथों में भी दासों का उल्लेख आया है। जबकि ये लोग कह रहे हैं कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। इसके पीछे एक लॉजिक है, एक रीजन है कि इन लोगों के यहां जो दास प्रथा थी वो इतनी कठोरतम थी कि यहां और भारत में जो दास प्रथा थी उसमें इनको अंतर स्पष्ट नहीं हो पाया। यानी कि भारत में दासों के साथ में एक तो उनको मलिन कार्यों में नहीं लगाया जाता था, दूसरा दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। तो ये लोग पहचान ही नहीं पाए कि दास हैं या नहीं हैं। ठीक है, दासों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, दासों का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। बौद्ध ग्रंथों एवं अर्थशास्त्र में भी दासों का विवरण है। क्यों कि भारत में प्राचीन काल से ही दास पाए गए हैं। हम एग्जाम्पल सैंधव सभ्यता का भी रख सकते हैं। सैंधव सभ्यता में भी दासों का अस्तित्व था। यह बात आपको अपने दिमाग में रखनी है कि सैंधव सभ्यता में भी दासों का उल्लेख आया है और भारत में प्राचीन काल से दासों की स्थिति मिलना शुरू हो जाती है। जबकि ये लोग कहते हैं कि भाई भारत में दास नहीं हुआ करते थे। अब देखिए साहब, आगे की कहानी क्या कहेगी इनकी। दास उत्तराधिकार में संपत्ति पा सकते थे, संपत्ति के स्वामी हो सकते थे और दासत्व से मुक्ति पा सकते थे। कारण क्या था यहां पर कि दास उत्तराधिकार में संपत्ति पा सकते थे, दास क्या कर सकते थे, संपत्ति के स्वामी हो सकते थे। दास संपत्ति के स्वामी हो सकते थे। थर्ड नंबर बात करें तो दास अपने दासत्व से मुक्ति पा सकते थे। कहने का जो मतलब है टोटल कि भारत में जो दास थे इन्हें गंदे एवं मलिन कार्यों में नहीं लगाया जाता था। भारत में दासों को गंदे एवं मलिन कार्यों में नहीं लगाया जाता था। ये चीज आपको याद रखनी है। अब भारत में दासों का कंसेप्ट ये है और यूरोपियन देशों में दासों की स्थिति अलग है। यूरोपियन देशों में दासों की स्थिति अलग है। तो हो सकता है कि इन चीजों को मानने के बाद में इन्होंने दासत्व की स्थिति कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दी हो। आगे हम बात करते हैं दासों की कंसेप्ट को लेकर के। अभी हम दासों पे ही बात करेंगे। देखिए, यस, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में 3 प्रकार के दास आए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, कभी भी परीक्षा में आएगा। बौद्ध ग्रंथ जो है आपके विनय पिटक, कौन सा होगा, विनय पिटक।
तो बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में 3 प्रकार के दास हैं। तीन प्रकार के दास कौन कौन से हैं? पहला जो दास बौद्ध ग्रंथों में आया है वो है अंतोजातको। ये शब्द भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। इसका अर्थ होता है दासी से जन्मा हुआ दास। सेकंड जो बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में दास मिलता है वो धन्नकीतो। कौन सा मिलता है? धन्नकीतो। धन्नकीतो का मतलब आप समझ रहे हैं कि धन से खरीदा हुआ दास। और भाई साहब चौथा जो है वो है करमर अनीतो। करमर अनीतो यानी कि दूसरे देश से लाकर बनाया हुआ दास। दूसरे देश से लाकर के जो दास बनाया हुआ है वो इस तरीके से कहा जाएगा। वहीं बात करें हम लोग कि बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक में 4 प्रकार के दास मिलेंगे। ये तो विनय पिटक की बात हो गई, ठीक है। और चौथा है समय दास वयम उपगातो। ठीक है, ये चौथे प्रकार का दास है। इसका अर्थ होता है कि स्वेच्छा से बना हुआ दास। स्वेच्छा से बना हुआ दास। ये जो चारों प्रकार के दास हैं, पहले जो 3 हैं वो मिलते हैं किसमें? विनय पिटक में। वो मिलते हैं किसमें? विनय पिटक में, पहले 3। और अगर इन चारों की बात करूं तो ये चारों प्रकार के जो दास मिलते हैं वो मिलते हैं आपको सुत्त पिटक में। दोनों ही बौद्ध ग्रंथ हैं। विनय पिटक 3 प्रकार के दासों की बात करता है और सुत्त पिटक आपके 4 प्रकार के दासों की बात करता है। ठीक है, तो विनय पिटक और सुत्त पिटक का कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा। दोस्तों कौटिल्य ने भी दासों पर काम किया। अब बात करते हैं दासों का कॉन्सेप्ट लेके कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य ने क्या किया है? अर्थशास्त्र में दासकल्प एक खंड है। अर्थशास्त्र के दासकल्प खंड में 9 प्रकार के दास बताए हैं। ठीक है, 9 प्रकार के दास बताए हैं। हमें इन 9 के नाम जान लेना बेहद जरूरी है। ठीक है, पहला है उदरदास। उदरदास का मतलब होता है पेट पालने वाले दास। पेट पालने वाले दास। दूसरा जो है इसमें वो है दंड प्रतीत। प्रतीत यानी कि प्रणीत। दंड प्रणीत यानी कि इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपना दंड पूरा नहीं कर पा रहा है, उसको जो सजा मिली हुई है, अगर वो दंड ना चुकाने के कारण वो दास बन जाएगा, तो दंड ना चुकाने के कारण बना दास। ठीक है, हाँ। तीसरा व्यक्ति है ध्वजाहत। ध्वजाहृत। और ध्वजाहृत का मतलब है युद्ध में जीता हुआ दास। ध्वजाहृत का मतलब क्या है? युद्ध में जीता हुआ दास। चौथा टाइप है ग्रहे जाते, यानी जो घर से ही दास पैदा हुआ, तो वही कॉन्सेप्ट
विनय पिटकवाला जो अंत जात को था, दासी से जन्मा हुआ। ठीक है, वही पांचवा जो नंबर है वो है दयाघत। दयागत, और दयागत का मतलब है दाएं भाग में आगत। दाएं भाग में आगत, और आगत का अर्थ होता है प्राप्त होना। छठवें प्रकार के दास की बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र के कल्प खंड के अनुसार, यानी कि दास की बात की है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कल्प खंड के अनुसार, तो लब्ध है, और लब्ध का अर्थ होता है मिला हुआ दास। कैसा होता है? मिला हुआ दास। ठीक है भाई। इसके बाद थोड़ी सी बात और रह गई दासों की, और वो आ गई कौन सी हमारे पास, यानी कि कौटिल्य की अगली स्थिति। देखिए, सातवें नंबर पे जो दास आएगा वो क्रीत होगा। क्या नाम होगा? क्रीत। और क्रीत का मतलब होता है खरीदा हुआ दास। खरीदा हुआ दास। आठवें नंबर पे जो दास आएगा वो आएगा आत्म विक्रयी। आत्म विक्रयी, यानी कि स्वयं को बेचकर बना दास। और नौवें नंबर पर जो दास है, ये परीक्षा में सीधा पूछा गया है कि अहितक क्या है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया था ये प्रश्न, अहितक। तो अहितक का मतलब है स्वयं को बंधक या गिरवी रखकर बना हुआ दास। ये दासों का कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मगस्थनीज अलग बात करता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो दासों को लेकर के यहां पे दिखाई देती हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझने वाली ये है कि इस काल में स्त्रियों एवं बच्चों को भी दास बनाया जा सकता था। विशेष नोट डाल देता हूं मैं एक, तो दासों को आगे कभी कहीं और से पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, दासों की जो मुक्ति का विधान है वह नारद स्मृति में मिलता है। कहां मिलेगा? नारद स्मृति में। नारद स्मृति में मिलता है, और नारद स्मृति में 15 प्रकार के दास बताए गए हैं। और यहां जाके हम दासों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं कि भारत में दास व्यवस्था को लेकर के क्या कॉन्सेप्ट थे। यानी कि जो दासों की स्थिति है वो ऋग्वैदिक काल में दिखाई देती है, बौद्ध काल में दिखाई देती है, सैंधव सभ्यता में दिखाई देती है। यूनानी जो लेखक हैं या जो मैगस्थनीज है वो कहते हैं कि भारत में दास व्यवस्था नहीं थी। भाई विवरण गलत है तुम्हारे, एक्सेप्ट करो इन चीजों को। तो यहाँ पे हमारे जो ग्रंथ हैं या हमारे जो सोर्सेज हैं वो स्पष्ट दासों की कंडीशन को निकाल के देते हैं। अब देखिए, इसके बाद अगला जो कंसेप्ट आएगा अपना, उस पर बात करते हैं। वो कंसेप्ट क्या रहेगा? हमारा समाज चल रहा है, समाज में हमने वर्ण व्यवस्था देखी, और उसके बाद हमने हमने देखा दासों का कॉन्सेप्ट, और अब हम बात करेंगे समाज में स्त्रियों की स्थिति को लेकर के। ठीक है, मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या थी? स्मृति काल की तुलना में कुछ बेहतर थी, कुछ अधिकार प्राप्त हुए, तो कुछ पाबंदियां भी लगाई गई। कुछ पाबंदियां
भी लगाई गई। दोनों चीजें हैं। क्या अधिकार प्राप्त हुए? जैसे अधिकारों की बात करें स्त्रियों को, तो इस काल में पुनर्विवाह, नियोग, तलाक, ये अधिकार प्राप्त हुए। ठीक है, यस। लेकिन जो पाबंदियां आई, वो पाबंदियां क्या थी कि महिलाओं को घर की चार दीवारी में रहना होगा। ऐसी महिलाओं को इस काल में अनिष्कासिनी कहा गया, जो घर से नहीं निकलेंगी। ये पाबंदी आई। सेकंड, पर्दा प्रथा दिखाई देगी, जो कि पूर्व के काल में नहीं थी। पर्दा प्रथा के लिए अलोधन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ पाबंदियां आई, यहां पर कुछ अधिकार मिले। अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर के कि यहां जो स्थिति थी कौन सी, तलाक वाली। तो तलाक के लिए कौटिल्य ने विवाह को एक समझौता माना है। क्या माना है? समझौता माना है। और तलाक के लिए कौटिल्य ने मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है। तो स्त्रियों को इस बार तलाक लेने का अधिकार कौटिल्य दे देते हैं। घर की चार दीवारी में जो महिलाएं रहेंगी, अब ये जो मोक्ष है वो अधिकार केवल पुरुष को ही नहीं है, वो अधिकार स्त्री को भी दिया है इन्होंने, और वो अधिकार पुरुष को भी दिया है। तो कौटिल्य कहते हैं कि भैया विवाह एक समझौता है, और अगर समझौते के अंतर्गत आपकी डील नहीं बन रही है साथ रहने की, तो आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, तलाक ले सकते हो। यस। इसके अलावा स्त्रियों को लेकर के काफी सारी और बातें भी यहां पर आएंगी। जैसे हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र की बात करें हम, या अशोक के अभिलेखों की बात करें, अर्थशास्त्र प्लस अभिलेख दोनों में हमें एक शब्द दिखाई देता है जिसका नाम था अंतःपुर। क्या था? अंतःपुर। अब ये अंतःपुर क्या है? ठीक है, ये था हरम, रनिवास या जनान खाना। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जब आप आगे हिस्ट्री में बढ़ोगे तो आपको दिखाई देंगे। यहां पर क्या होता था, अनेक स्त्रियां रहती थी, अनेक स्त्रियां रहती थी, जिनकी देखरेख के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। जिनकी देखरेख के लिए क्या होता था? अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। और इस प्रकार का जो अधिकारी होता था उसको इत्थिजक महामात्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इस अधिकारी को इत्थिजक, इत्थिजक महामात्र। ये आपको समझना है पूरे तरीके से। तो इत्थिजक महामात्र आपको यहां पे दिखाई देगा इस प्रकार की महिलाओं के लिए। राजा की व्यक्तिगत सेवा में भी स्त्रियां होती थीं। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर महिला अंगरक्षकों के बारे में वर्णन मिलता है। कौटिल्य और स्ट्रैबो दोनों ही इसका विवरण देते हैं।
कौटिल्य एवं स्ट्रैबो दोनों कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में महिला अंगरक्षकों की एक सेना थी। तो ये दोनों व्यक्ति महिला अंगरक्षकों की बात करते हैं। इसके अलावा क्या होता था, एक महिलाओं का रूप मिलता है रूपजीवा। रूपजीवा का मतलब क्या होता था, जो महिलाएं स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी। गुड मॉर्निंग अनुका, चल रही है अभी क्लास, तो मैं लूंगा इसको, आज मौर्य काल समाप्त करूंगा, उसके बाद में फिर अपलोड हो जाएगी थोड़ी बहुत देर में, कोई इश्यू नहीं है, पूरा देख लेना आप लोग। इसके अलावा हमें एक शब्द और मिलता है जिसका नाम है रूपाजीवा। ठीक है, और रूपाजीवा का मतलब होता है, या रूपजीवा का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली जो महिलाएं होती थी उनको रूपजीवा कहा जाता था। इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, एक बढ़िया कहानी ये थी कि यहां पर 64 कलाओं में निपुण, 64 कलाओं में निपुण जो वेश्या होती थी उसको गणिका कहते थे। क्या कहते थे, वेश्या जो होती थी उसको गणिका कहते थे। अब गणिका का जो काम था वो वेश्यावृत्ति के अलावा क्या था, मनोरंजन भी था। मनोरंजन, और मनोरंजन में क्या आ जाएगा इस समय, इनके द्वारा नाच गान। ठीक है, तो वेश्यावृत्ति भी करेगी गणिका और नाच गान भी करेगी। तो वो कौन करेगी, जिसके पास 64 कलाएं हैं। और रूपाजीवा कौन होगी, वो महिला जो केवल वेश्यावृत्ति कर रही है, अपना जीवन यापन करने के लिए वेश्यावृत्ति कर रही है स्वतंत्र रूप से। अब जो गणिका है इस पर क्या होता था कि राज्य धन खर्च करता था। इस पर क्या होता था, गणिका पर राज्य धन खर्च करता था। ठीक है, अब राज्य धन खर्च करता था और इसको क्या करता था, राज्य 64 कलाओं में निपुण करता था। ठीक है, ये जो मैंने बताया राज्य के द्वारा, ठीक है, इन पर क्या खर्च किया जाएगा, धन खर्च किया जाएगा। इनका गणिका अध्यक्ष होता था, गणिकाध्यक्ष एवं एक इनके साथ में राजपुरुष होता था। गणिकाध्यक्ष एवं एक राजपुरुष होता था, और इस राजपुरुष और इस गणिकाध्यक्ष के द्वारा इनका निरीक्षण किया जाता था। क्या किया जाता था, निरीक्षण किया जाता था। ये जो 64 कलाओं में निपुण हम बात कर रहे हैं वेश्या की यानी गणिका की, इसको दासी तुल्य माना गया है। क्या माना गया है, दासी तुल्य माना गया है। अब बात करें कि भाई इसको दासी तुल्य क्यों माना गया, तो कारण क्या है कि मैंने आपको एक लाइन बताई, अगर आप जोड़ पा रहे हैं इस लाइन को यहां पर, कि राज्य इन पर धन खर्च करता है। अब इसमें ये क्या करेगी कि खर्च किए गए धन का 24 गुना अगर वापस करेगी तो यह स्वतंत्र होगी। अदरवाइज इसको राज्य के निरीक्षण में ही कार्य करना पड़ेगा। यह पूरी कहानी है। ठीक है, इसकी मुक्ति तब संभव है। इसके अलावा कुछ गणिकाएं गुप्तचर का काम भी करती थी। तो मौर्य काल में ये वैश्यावृत्ति की कंडीशन थी, ये गणिकाओं की कंडीशन थी। यहां से पूरा क्वेश्चन बनता है, वापस आप देख सकते हैं इसको, पूरा कंसेप्ट मैंने एक बार में क्लियर कर दिया। इसके अलावा मनोरंजन करने वाले जो व्यक्ति होते थे, ठीक है,
मनोरंजन की जो स्थिति थी वो क्या थी। मनोरंजन में बात करें तो नगरों में प्रेक्षाएं, प्रेक्षाएं जो शब्द है वो याद रखना किसके लिए आया है, वो नाटकों के लिए आया है। तो नगरों में प्रेक्षाएं यानी कि नाटक लोकप्रिय थे। प्रेक्षाएं यानी कि नाटक क्या थे, लोकप्रिय थे। इसमें दो प्रकार के कलाकार दिखाई देते हैं आपको नाटक के लिए काम जो करेंगे। पहला होता था रंगोपजीवी, ठीक है, और दूसरा होता था रंगोपजीवनी। रंगोपजीवनी तो ये तो स्त्री कलाकार होगा यानी कि महिला होगी, और ये कौन हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, जो मनोरंजन करने के लिए नगरों में परीक्षाएं करने का काम करेगा या नाटक करने का काम करेगा, यानी नाटक दर्शाएंगे। विहार यात्राएं होती थी, शादी समारोह पार्टी मौज मस्ती, इन सब पर अशोक के अभिलेखों में आपको लेख मिलता है कि अशोक ने रोक लगवा दी थी। ठीक है, यस। तो इसके अलावा विहार यात्राएं, समारोह, नाच गाना आदि। नाच गाना पर्टिकुलर जो समारोह शादी विवाह पार्टी में होता था उस पर अशोक ने रोक लगाई थी। इसकी जगह आपको याद होगा कि अशोक ने धम्म यात्राएं और विमान यात्राएं शुरू की थी। ये मौर्यकालीन समाज की स्थिति थी जिसमें स्त्री पुरुष सबको हमने देख लिया। सारी कंडीशंस महिलाओं की, पुरुषों की, गणिकाओं की, स्त्रियों की, दासों की, जातियों की, वर्ण व्यवस्था की, क्योंकि समाज पूरा आपका इसी चीज पर डिपेंड करता है, तो सारी चीजें अपनी स्पष्ट हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम लोग मौर्यकालीन धर्म को लेकर के कि मौर्यकालीन धर्म की जो स्थिति थी वो क्या हुआ करती थी। देखिए, अगला हमारा जो कंसेप्ट है वो है मौर्यकालीन धर्म। मौर्यकालीन धर्म में अगर मैं बात करूं आपसे, सबसे पहले ब्राह्मण धर्म की। ठीक है, तो ब्राह्मण धर्म भी मौजूद था। बात करूं आपसे जैन धर्म की, तो जैन धर्म भी मौजूद था। बात करूं मैं आपसे बौद्ध धर्म की, तो यहां पर बौद्ध धर्म भी मौजूद था मौर्य काल में। और एक चौथा कॉन्सेप्ट है यहां पर आजीवक संप्रदाय का। ये सारी चीजें थी। आजीवक संप्रदाय के लिए आपको याद होगा अशोक एवं दशरथ ने गुफाएं दान की थी, वो हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब इसका भी वजूद था। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। और इस तीसरी बौद्ध संगीति के द्वारा बौद्ध धर्म को विश्वव्यापी बनाया गया था अशोक के द्वारा। ठीक है, जैन धर्म की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो धर्म था वो जैन धर्म था, और इसी के टाइम पर यह धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में बटा हुआ था। तो जैन धर्म की भी यहां पर स्थिति थी। और हम बात करें कि ब्राह्मण धर्म, तो ब्राह्मण धर्म की स्थिति क्या थी कि यह नए धर्मों के बावजूद भी, नए धर्मों, ये जो मैंने दिखाए हैं वो नए धर्म है, और नए धर्मों के बावजूद भी अपना अस्तित्व बनाए रखा। अस्तित्व
बनाए रखा। अपना अस्तित्व बनाए रखा। इसके अलावा यहां पर जो है भागवत, वैष्णव या शैव आदि अनेक संप्रदाय भी थे। भागवत, शैव, वैष्णव आदि अनेक संप्रदाय थे। मेगास्थनीज ने हेराक्लीज शब्द का प्रयोग किया है जो कि कृष्ण के लिए आया है, और वो कहता है कि मथुरा इनका केंद्र था। तो ये सारी स्थितियां हैं कि मौर्यकालीन धर्म के बारे में हम बात करते हैं। हेराक्लीज यानी कृष्ण की जो स्थिति है उसकी पूजा का एक प्रमुख केंद्र ये हुआ करता था। तो मौर्यकालीन समाज था। कितनी देर की क्लास हो गई भाई? हाँ, 46 मिनट्स हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किस पे? मौर्यकालीन समाज हो गया हमारा कंप्लीट, और अब हमारा टॉपिक चलेगा मौर्यकालीन आर्ट एंड कल्चर को लेकर के। तो आइएगा आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? मौर्यकालीन कला एवं संस्कृति। मौर्यकालीन जो कला थी और मौर्यकालीन जो संस्कृति थी उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला तो राजकीय कला, और दूसरा पार्ट होगा इसका लोक कला। कौन सा होगा? लोक कला। तो राजकीय जो कला है, यानी कि राजकीय कला में हम चंद्रगुप्त का एक हमें लकड़ी का बना हुआ राजप्रसाद प्राप्त हुआ है, महल प्राप्त हुआ है। इसके अलावा स्तूप प्राप्त हुए हैं, अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, और तमाम प्रकार की गुफाएं प्राप्त हुई हैं। ये सब राजकीय कला के अंतर्गत आएंगे। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, या धौली उड़ीसा से जो पत्थर की गुफा मिली है, हाथी नुमा गुफा मिली है, वो ये सब लोक कला का उदाहरण हो जाएंगी। तो राजकीय कला में अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त का राजप्रसाद, ठीक है। सेकंड यहां पे स्तूप आ जाएंगे। थर्ड यहां पर अभिलेख आ जाएंगे अशोक के, और फोर्थ यहां पर गुफाएं आ जाएंगी, ठीक है भाई। और इसमें अगर हम बात करें लोक कला के अंतर्गत तो यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमा, सेकंड हम बात करें तो हाथी नुमा गुफा धौली उड़ीसा से जो प्राप्त हुई है, और थर्ड बात करेंगे तो तमाम प्रकार की मरण मूर्तियां। ये जो कंसेप्ट है वो लोक कला के अंतर्गत रहेगा, और ये जो कंसेप्ट है वो राजकीय कला के अंतर्गत रहेगा। अब बस इसको पढ़ लेंगे एक एक करके, तो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक भी अपना क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला इसमें क्या रहेगा? चंद्रगुप्त का राजप्रसाद। आइएगा बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के इस राजप्रसाद को लेकर के। देखिए भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद था उसकी कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद, राजप्रसाद महल को कहेंगे, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। मिला कहां है? ये पाटलिपुत्र में कुम्भहरार नामक जगह से,
पाटलिपुत्र में कुंभहरार नामक जगह से मिला है। 1955-56 में डीबी स्पूनर के द्वारा इसको खोजा गया था। ठीक है, खोज हुई डीबी स्पूनर के द्वारा। जब स्पूनर साहब ने यहां पे खोज की तो यहां पर 80 पाषाण स्तंभों का एक निचला हिस्सा प्राप्त हुआ है। 80 पाषाण स्तंभों का निचला हिस्सा प्राप्त हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये लकड़ी का बना हुआ था और इसके जो पिलर्स थे उन पर चांदी की नक्काशी की गई थी। लेकिन जब अशोक का टाइम आया तो अशोक ने उसको पाषाण में कन्वर्ट करवाया था। पाषाण चीजें यानी कि पत्थर की चीजें, पत्थर का कार्य भी उस महल में हुआ था। ठीक है, यस। जिसे प्राप्त हुआ है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद माना है। इसकी जो चर्चा की है वो तमाम तरीके के चीनी यात्रियों ने, एरियन ने, फायान ने, ह्वेनसांग ने भी चर्चा की है। ठीक है, यस। इसकी चर्चा एरियन, फायान और ह्वेनसांग ने भी की है। तीनों व्यक्ति इसकी चर्चा करते हैं। एरियन भी करता है, फायान भी करता है, ह्वेनसांग भी कहता है। ह्वेनसांग इससे इतना प्रभावित था कि इसने इसके लिए एक स्टेटमेंट जारी किया। इतना प्रभावित था कि कहा कि इसे देवताओं के द्वारा बनाया गया होगा। देवताओं द्वारा बनाया गया होगा। यह ह्वेनसांग का विवरण है भैया। ह्वेनसांग कहता है कि इसको किसके द्वारा बनाया गया होगा? देवताओं के द्वारा बनाया गया होगा। ह्वेनसांग इतना इससे क्या हो गया, मतलब वो हो गया था, किस तरीके से प्रभावित हो गया था। तो हम बात कर रहे थे राजकीय कला में चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद की, जिसका विवरण हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर पर स्तूपों की। स्तूपों की जो स्थिति थी वो क्या थी? देखो, प्रारंभ में बौद्ध धर्म, बौद्ध परंपरा के अनुसार, ठीक है, स्तूप का प्रथम उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है भाई, इसका अर्थ क्या होता है? टीला। ठीक है, हाँ, ठीक है। सबसे पहले बुद्ध के भस्मावशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। यह बौद्ध काल की बात है। ठीक है, बुद्ध के भस्मावशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। सेकंड, अशोक के काल में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। चौरासी हजार स्तूपों का निर्माण करवाया गया। ठीक है, जिनमें सांची और बरहुत दोनों ही मूल रूप से अशोक द्वारा निर्मित हैं।
ठीक है, और ये प्रमुख स्तूपों में गिने जाते हैं। इनके अलावा एक प्रमुख स्तूप और है जो अशोक ने नहीं बनवाया है, ये याद रखना, वो अमरावती का स्तूप है। कई बार आप यूपीएससी वगैरह का क्वेश्चंस देखते हैं तो अमरावती, सांची और भरूच के स्तूपों में तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रश्न आपको मेंस में लिखने के लिए दिखाई देता है। यस, ठीक है ना। हाँ, अब बुद्ध के जो भस्मावशेष थे, ये जो भस्मावशेष थे, इन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। बुद्ध के भस्मावशेषों पर कितना हुआ? 8 स्तूपों का निर्माण हुआ था। अब आपको आगे ये समझना है कि जो स्तूप थे, ठीक है ना, हाँ, अशोक ने 84,000 करवाए, है ना, और स्तूप जो हैं वो 4 प्रकार के माने जाते हैं। स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो स्तूप होता है वो शारीरिक स्तूप होता है। शारीरिक जो स्तूप होता है वो बुद्ध या किसी संत के शरीर के अवशेषों पर बनाया जाता है। दूसरा जो स्तूप होगा वो पारिभौगिक स्तूप होगा। पारिभौगिक स्तूप का मतलब होता है बुद्ध या किसी संत के द्वारा उपभोग में ली गई वस्तुओं पर बनाने वाला स्तूप। ये कहां बनेगा? जैसे मान लो कि मेरा कोई एक वस्त्र है या मेरी कोई चीज है और मैं कोई संत हूं, तो मेरे उस चीज पर, यानी महात्मा बुद्ध जिन चीजों को प्रयोग में लेते थे उन पर जो स्तूप बनेगा वो पारिभौगिक स्तूप हो जाएगा, उपभोग के लिए वस्तुओं पर। एक होता था उद्देशिक स्तूप। उद्देशिक जो स्तूप है उसका अर्थ क्या होता था कि ये बौद्ध धर्म के प्रचार के उद्देश्य से बनाया जाता था। बौद्ध धर्म के प्रचार के उद्देश्य से बनाया जाता था। ठीक है, यस, बौद्ध धर्म के प्रचार के उद्देश्य से बनाया जाता था। और चौथा जो स्तूप होता था वो होता था दोस्तों पूजार्थक स्तूप। ये पूजा के लिए बनाया जाता था। तो 4 प्रकार के स्तूप होते हैं। बुद्ध के भस्मावशेषों पर सबसे पहले स्तूप बनाए गए। स्तूपों का निर्माण सबसे पहले ऋग्वेद में दिखाई देता है। ऋग्वेद में स्तूप शब्द दिखाई देता है जिसका अर्थ टीला होता है, और ये पूरा ही कॉन्सेप्ट स्तूप से रिलेटेड है। अब हम बात करें स्तूप के थोड़ा सा स्ट्रक्चर को लेकर के। ठीक है, तो देखिए स्तूप में क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर इस तरीके से आपको एक चबूतरा दिखाई देगा। ठीक है, हाँ, इस चबूतरे पर क्या होता है? एक अंड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इसको अंड कहते हैं। ठीक है, इस अंड पर एक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको इस तरीके का। इस अंड पर आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरीके का। ठीक है भाई, हाँ, इस अंड पर एक स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरीके का। इस स्ट्रक्चर को हर्मिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्मिका कहा जाता है। अब इस पर क्या होगा? एक आपको यहां पर पिलर सा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पिलर सा दिखाई देगा। इस पिलर को यष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यष्टि। और इस पर ऊपर कुछ चीजें लगाई जाती हैं जिन्हें छत्रावलियां या छत्र कहा जाता है। एक तो ये इसका कॉन्सेप्ट है स्तूप का। ठीक है, यहां जो अंड है वो शांति का प्रतीक है। इनकी जो ऋग्वेद में चर्चा मिलती है वो इसी तरीके से मिलती है।
इसमें क्या होता था, चारों दिशाओं में 4 प्रकार के तोरण द्वार होते थे। क्या होते थे? जिसमें इंद्र पूर्व का स्वामी, वरुण पश्चिम का, सोम उत्तर का और यम दक्षिण का। तो चारों दिशाओं में क्या होते थे? तोरण द्वार होते थे। और तोरण द्वारों का जो कंसेप्ट था वो इस तरीके से होता था। ठीक है, यस। इस डिजाइन में तोरण द्वार बनाए जाते थे। इनको हम लोग प्रवेश द्वार भी कहते थे। ये 4 होते थे चारों दिशाओं में, इस तरीके से इन देवताओं की स्थिति को लेकर के। इसके अलावा ये दिशाओं के प्रतीक भी थे। ये जो तोरण द्वार होते थे वो दिशाओं के प्रतीक की भांति, और दिशाओं के प्रतीक में ये फॉलोअर्स थे किनके? इन देवताओं के फॉलोअर्स थे। इसके अलावा एक वेदिका होती थी, ठीक है, बाड़ेबंदी टाइप वेदिका होती थी इस तरीके की। हाँ, एक वेदिका होती थी। और ये जो वेदिका होती थी इसको हम लोगों ने क्या माना है? पवित्र भूमि माना हुआ है। क्या माना हुआ है? एक पवित्र भूमि इसका अर्थ आता है। ये वेदिका का स्ट्रक्चर है और ये वेदिका, ठीक है, और इसको पवित्र भूमि माना जाता था। यस। इसके अलावा यहां पर इसमें एक प्रदक्षिणा पथ भी होता था। जिस पर इस वेदिका और इसके बीच में, ठीक है, ये जो प्रदक्षिणा पथ होगा वो इनके बीच में आता था। तो आई होप कि स्तूप का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। ये आपका स्तूप रहेगा, इसको इस तरीके से आपको समझना है। और स्तूप की कहानी पूरी हम लोगों ने क्लियर कर दी आपके लिए। अब बात करते हैं हम आगे के कंसेप्ट पे। इसके अलावा गुफाएं, मैंने आपको क्या बताया है, देखिए सुनिए। मैंने आपको बताया यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद आपने पढ़ लिया, स्तूप आपने पढ़ लिए, और अब आपके पास गुफाएं हम लेंगे 3rd नंबर पे, और 4th नंबर पे लेंगे हम अभिलेखों को। उसके बाद जाकर के कहीं ये कंप्लीट होने वाला है। ये आ गया पूरा कंप्लीट। अब गुफाओं की बात करें तो गुफाएं बिहार के गया में बनाई गई हैं, मिली हैं, जो पहाड़ियां हैं उन पर, ठीक है, जो 2 तरीके से दिखाई देंगी आपको। अशोक ने जो बनवाई थी वो तो बराबर की पहाड़ियों पर बनवाई थी। चार गुफाओं का निर्माण भाई साहब इन्होंने कराया, और 3 गुफाओं का निर्माण दशरथ ने करवाया था। अब दशरथ ने जो गुफाएं बनवाई वो नागार्जुनी पहाड़ी पर बनवाई। कौन सी पहाड़ी पर? नागार्जुनी पहाड़ी पर। दशरथ की 3 गुफाएं कौन सी थी? ठीक है, बाह्य गुफा, वर्थिक गुफा और गोपिका गुफा। तो 3 गुफाएं इसकी, बाह्य गुफा, वर्थिक गुफा और गोपी गुफा। ये भी। और अशोक की गुफाओं की बात करें तो ये क्या दिखाई देंगे आपको? सुदामा गुफा, सेकंड विश्व झोपड़ी, ठीक है, थर्ड आ जाएगी आपकी कर्ण चौपड़, और 4th आ जाएगी आपकी लोमस ऋषि की गुफा। ये 3 जो हैं वो लेख युक्त हैं, और ये जो है वो लेख विहीन है।
ये गुफाएं भी और ये गुफाएं भी आजीवक अनुयायियों को दान दे दी गई। आजीवक अनुयायियों को क्या कर दी गई? ये गुफाएं दान दे दी गई थी, सभी आजीवकों को दान दे दी गई। तो ये था गुफाओं का कंसेप्ट। अब चौथा पॉइंट बचा राजकीय कला के अंतर्गत अभिलेखों को लेकर के। अभिलेख की बात करते हैं। देखिए, अभिलेखों का जो कंसेप्ट है पहले तो उसको समझ लीजिए। अभिलेख का हम लोग एक स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है? यस, अभिलेख का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से आपको दिखाई देता है, देखिए, ठीक है? इस तरीके से अभिलेख का एक स्ट्रक्चर आपको लेना है। ये जो स्ट्रक्चर है अभिलेख का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिलेख का स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा पहले, ठीक है? हाँ, अभिलेख का जो स्ट्रक्चर है वो समझना है थोड़ा सा। ये हो गया। देखो भाई, मैं ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं जानता हूँ, पेंटिंग्स मेरी बहुत अच्छी नहीं है, बट मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करो। यहां पर ये जो भाग है इसका, ये यष्टि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यष्टि, या फिर इसका तना, ठीक है? ये है अवांगमुखी कमल। अब अंतर बहुत अच्छा स्पष्ट करूंगा लेकिन मैं, ठीक है? इस यष्टि या तने पर लेख लिखवाए जाते थे, ठीक है? यस। और उसके अलावा यहां पे आपको क्या देखना है कि ऊपर इस पर एक यहां पर जानवर का चित्र होता था, ठीक है? ये अभिलेख का स्ट्रक्चर है। अब इस अभिलेख की एक और बात है, ये मोनोलिथिक थे। क्या थे? मोनोलिथिक। मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है? ये अभिलेख थे मोनोलिथिक, और मोनोलिथिक का मतलब होता है एकास्मक। यानी कि इनको बनाने में, चाहे कितने भी बड़े हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, इनको बनाने में चुनार के बलुआ एक ही पत्थर को लगाया जाता था। मोनोलिथिक थे, एकास्मक थे, प्लस चुनार के बलुआ पत्थर से अधिकतर निर्मित थे, ठीक है? अब इनकी विशेषताओं में देखो कि जानवर का जो चित्र है उस पर विदेशी प्रभाव नहीं रहेगा, ठीक है? पहली बात, ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? पहली बात। दूसरी चीज, ये अभिलेख स्वतंत्र थे, ठीक है? ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ऐसा कुछ इतिहासकारों ने कंसेप्ट बना के दिया है कि अभिलेख की जो परंपरा है वो ईरान में प्रचलित थी और हमने ईरानियों को कॉपी कर लिया। ठीक है, मानते हैं ईरानी लोग आए, लेकिन जो ईरानी लोग हैं उनके और हमारे अभिलेखों में एक बेसिक अंतर होता है। जैसे हम बात करें ईरानी अभिलेखों की, तो यहां पर आपको चीजें समझ आएंगी। अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है। अब ये मैं आपको यूपीएससी, आरपीएससी, आरएस के लेवल से बता रहा हूं चीजें, कि यहां पर क्या होता था। ये ईरानी अभिलेख हैं, ठीक है? ईरानी अभिलेखों में पहली बात तो ये मिलती थी कि वो एकाश्मक पत्थर के नहीं होते थे। किसके नहीं होते थे? वो एकाश्मक पत्थर के नहीं होते थे। हाँ, देखिए बता देता हूं, वो एकास्मक पत्थर के नहीं होते थे। दूसरी वो बात ये होती थी कि वो स्वतंत्र नहीं होते थे, ठीक है? दूसरी बात क्या होती थी कि वो स्वतंत्र नहीं होते थे। अगर ये कोई मकान है तो ये अभिलेख इस मकान का पार्ट है, यानी कि भवन क्या हो जाएगा? भवन।
ये भवनों के पार्ट थे, यानी कि अभिलेख मकान से सट करके बनेगा। दूसरी चीज, ये अलग अलग पत्थर थे जिनको एक के ऊपर एक जोड़ के रखा गया और इनमें बांसुरी नुमा एक छेद होता था, जैसे किसी बांसुरी में छेद होते वैसे इन पत्थरों में छेद होते थे, और फिर इन पर ऊपर एक जानवर का चित्र बना दिया जाता था। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि ईरानी अभिलेखों में और अशोक के अभिलेखों में एक बेसिक अंतर आ रहा है। जब इस बेसिक अंतर को आप समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। जब इस बेसिक अंतर को आप समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं अभिलेखों की। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको चित्र के माध्यम से समझाया है, इसी कॉन्सेप्ट को अब हम लिख करके पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो अशोक का जो स्तंभ है वो इतिहास जानने का एक अच्छा साधन है, और अशोक का जो अभिलेख है वो हमारे मौर्यकालीन कला को जानने के भी एक बेहतरीन साधन के तौर पर दिखाई देते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर के आगे की चीजों को लेकर के। अशोक के अभिलेख इतिहास प्लस कला दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। दोनों दृष्टियों से कैसे हैं, महत्वपूर्ण है। अशोक के अभिलेखों की बात करें या हम कला की बात करें, कुछ विद्वान इन पर विदेशी प्रभाव मानते हैं। क्या मानते हैं? विदेशी प्रभाव मानते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि इन पर विदेशी प्रभाव है। इनका कहना है कि मौर्यों से पहले ईरानियों ने सूसा और एकबटना जैसे शहरों में अभिलेख बनाए थे। मानते हैं, इनका कहना क्या है कि ईरानियों ने मौर्यों से पहले सूसा और एकबटना में अभिलेख बनवाए, स्तंभ स्थापित करवाए। कुछ विद्वानों का यह मानना है। अब हमने अंतर भी स्पष्ट कर दिया आपके लिए। ठीक है, अशोक की भांति उन पर भी जानवर हैं। दूसरा रीजन क्या देते हैं ये कि अशोक के अभिलेखों की भांति उन पर भी जानवर है। क्या है? जानवर है। दूसरा ये क्या कहते हैं कि शीर्ष पर घंटा है। शीर्ष पर घंटा है जो ईरानी के समान है। जो मानते हैं वो ये 2-3 तर्क देते हैं। ठीक है भाई, यस। लेकिन कुछ विद्वान इन पर विदेशी प्रभाव नहीं मानते, उनके भी अपने तर्क हैं। क्या तर्क हैं देखिए, जानते हैं। सेकेंडरी बात करते हैं कि कुछ विद्वान विदेशी प्रभाव नहीं मानते हैं। कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि इन पर कोई विदेशी प्रभाव नहीं है। भाई उनके पास अच्छे रीजन है। क्या रीजन है देखो, मैं बता देता हूं आपको। वो ये कहते हैं कि सुन लो, तुम ये कह रहे हो कि ऐसी स्थिति है, भाई ऐसी नहीं है। उनका मानना है, उनका तर्क है कि तर्क नंबर 1 कि अशोक के अभिलेख स्वतंत्र खड़े हैं, जबकि ईरानी अभिलेख भवनों के पार्ट हैं। मैंने चित्र बनाया था अभी, उसमें बताया कि वो स्वतंत्र नहीं है, एक मकान के सहारे उनको बनाया जाएगा। तर्क तो सही।
ये बात आ गई निकल करके। ठीक है, दूसरा, अशोक के अभिलेखों पर घंटा की जगह कमल बनाया गया है, यह भी तर्क सही है, बना हुआ है अवांगमुखी कल्प। दूसरी चीज, जो शीर्ष के जानवर हैं, शीर्ष पर जो जानवर हैं वह भारतीय मूल के हैं, ना कि विदेशी। तो ये पक्ष में या विपक्ष में जो तर्क हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट सही बैठते हैं, यही चीजें हैं। तो कुछ विद्वान इनको इस तरीके से मान लेते हैं, आप देख सकते हैं ये ईरानी अभिलेख हैं और ये अशोक के अभिलेखों का कॉन्सेप्ट है। तो भैया अभिलेख, स्तंभलेख, गुहालेख जितने भी थे, लघु अभिलेख, लघु अभिलेख के अलावा लघु स्तंभलेख, बृहद अभिलेख, बृहद शिलालेख, ये सब जो था वो सब हमने पढ़ लिया है पहली क्लासेस में। और अब हम बात करेंगे इस कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो ये चीज इस तरीके से यहां आ जाएगी। अब राजकीय कला हो गई आपकी कंप्लीट। राजकीय कला कहां हो गई आपकी कंप्लीट? हम बात कर रहे थे राजकीय कला को लेकर के आपसे इस क्लास में, ठीक है, इस पार्ट पे ये राजकीय कला हो गई आपकी कंप्लीट। अब बात करेंगे किस पर? लोक कला पर। किस पर बात करते हैं? लोक कला पर। तो आइए लोक कला की बात क्या रहेगी, देखिए लोक कला। ठीक है भाई, लोक कला में क्या बना? सबसे पहले प्रस्तर मूर्तियां। क्या बना? सबसे पहले प्रस्तर मूर्तियां बनी, पत्थरों की मूर्तियां। ठीक है, हाँ, और ये इनमें जो प्रधानता थी वो थी यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों की। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां। अब जो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर यक्ष यक्षिणी मीन्स क्या है? ठीक है, तो यक्ष यक्षिणी की अगर हम बात करें तो ये लोक धर्म से जुड़े हुए देवी देवता थे। ठीक है, यक्ष यक्षिणी यानी कि लोक धर्म के प्रधान देवी देवता। लोक धर्म की क्या दिखाई देती है इसमें? प्रधानता दिखाई देती है। यक्ष यक्षिणियों के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ठीक है, यस, जिनमें कुछ विशेष प्रस्तर मूर्तियों की बात करें जो हमें प्राप्त हुई हैं, कुछ विशेष प्रस्तर मूर्तियां जो इस काल में प्राप्त होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? जैसे पहली है मथुरा। मथुरा में एक जगह पड़ती है परखम। इस परखम नामक गांव से मथुरा में यक्ष मणिभद्र की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। यक्ष जिसका नाम था मणिभद्र, और इस यक्ष मणिभद्र की मूर्ति प्राप्त होती है। ठीक है भाई, पहला। दूसरा, वाराणसी के राजघाट से आपको त्रिमुख यक्ष मिला है। ये पूछे जाते हैं, आपको याद रखने, वाराणसी के राजघाट से आपको त्रिमुख यक्ष की मूर्ति मिली है। अब आप जो मैं लिखा रहा हूं इनको गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, जो चीज मैं लिखा रहा हूं। तीसरा जो कंसेप्ट है वो क्या रहेगा? चलिए, तीसरी जो मूर्ति है आपकी वो रहेगी इसमें कौन सी? एक सेकंड। हाँ, बेशनगर, विदिशा, एमपी से
यक्षिणी की मूर्ति मिली है। यक्षिणी की मूर्ति मिली है। और चौथा जो कंसेप्ट हो जाएगा इसमें, वो पटना में दीदारगंज जगह पड़ती है एक, चौथी जो मूर्ति है वो पटना, और पटना में एक जगह पड़ती है दीदारगंज। कौन सी पड़ती है? दीदारगंज। इसको थोड़ा ध्यान से रखना, पटना में दीदारगंज, गंगा के किनारे, गंगा के किनारे धोबी घाट से 17 अक्टूबर 1917 को 17 अक्टूबर 1917 को एक चवर धारिणी यक्षिणी की मूर्ति मिली है, जो कि काफी उल्लेखनीय है। ठीक है, बहुत कलात्मक जो है ये मूर्तियां हैं, ये आपको याद रखनी है। अब इन मूर्तियों के आधार पर कुछ विद्वानों का मानना है कि इनको आधार बनाकर ही आगे चलकर बौद्ध एवं जैन धर्म में मूर्तियों का प्रचलन हुआ। बौद्ध एवं जैन धर्म में मूर्तियों का प्रचलन हुआ। यह कंसेप्ट दिखाई देता है। ठीक है, यस। इसी तरीके के, इसी समकालीन, नोट डाल के अलग से लिखवा देता हूं इसको, पटना के लोहानीपुर से 2 जैन धड़ मिले हैं। ये हमारी मूर्ति कला की बात हो रही थी, जिसमें हमने प्रस्तर मूर्तियों की बात की। ठीक है, यस। इसमें एक विशेष इंपॉर्टेंट चीज और है जो नई खोज के तहत मानी जाएगी, यानी कि कर्नाटक में एक जगह पड़ती है और इस जगह का नाम है कनगनहल्ली। ठीक है, इस कनगनहल्ली पे स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। ये पूछी जाती है कई बार। इस कनगनहल्ली से आपको क्या मिला है? अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण रूप चित्र प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण रूप चित्र प्राप्त हुआ है। अब यहां पे जो रूप चित्र प्राप्त हुआ है, जो कि, ठीक है, महिला अनुचरों के साथ में है, महिला अनुचरों, वही चवर धारणी वाली महिला अनुचरों के साथ है, और उस पर राया अशोक लिखा हुआ है। राया अशोक किस में लिखा हुआ है? ब्राह्मी लिपि में राया अशोक लिखा हुआ है। ब्राह्मी लिपि में इस पर क्या लिखा हुआ है? राया अशोक लिखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, मरण मूर्तियों की बात करें, मरण मूर्तियां कैसी बनती थी? ठीक है, तो मरण मूर्तियों में क्या होता था, यानी कि पशु पक्षियों की और नर नारियों की, दोनों ही प्रकार की मरण मूर्तियां बनती थी। पशु पक्षी एवं नर और नारी सबकी मूर्तियां बनती थी, जिसमें पटना के
बुलंदी बाग से हंसते हुए बालक की मृण मूर्ति एवं नर्तकी की मरण मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है। हाँ, तो पटना से हंसते हुए बालक एवं इसकी जो मृण मूर्ति है वो विशेष उल्लेखनीय है। दोस्तों, मौर्य काल यहां जाकर के आपका समाप्त होता है। ये क्लास मैंने लंबी इसीलिए ली है ताकि आप लोगों का कंक्लूजन निकल के आए कि सर कोर्स कैसे होगा। कोर्स इस तरीके से होगा। पहले स्टूडियो के सेटअप में प्रॉब्लम्स थी, कहीं कोई समस्या नहीं है। और अभी 3 तारीख को मेरे फैमिली में शादी है कजिन ब्रदर की, तो मैं 2-4-5 दिन की उसमें एब्सेंस रखूंगा। अभी बता रहा हूं आपको, 4-5 दिन वहां क्लास नहीं होंगी। देन उसके बाद 2-2 आवर्स की क्लास ऐसे ही लंबी लंबी अपन कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन अभी शादी में जाने से पहले अभी 1-2 क्लास हम मौर्योत्तर काल की भी करके जाएंगे। दिसंबर से 15 दिसंबर से पहले पहले मैं एंसेंट हिस्ट्री पूरी करा दूंगा और मिडवल स्टार्ट कर देंगे, ये वादा है आपसे। थैंक यू सो मच आप सबके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, कोर्स को अन्य लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करिएगा। टेक केयर।